साल है 1975, न्यूयॉर्क। अब एक परिवार था, लट्स फैमिली, जिसको एक घर बहुत सस्ते दाम में मिल रहा होता है। सस्ते दाम में बड़ा सा घर मिल रहा होता है, तो वो लोग उसे खरीद लेते हैं, ये जानते हुए कि उस घर में क्या हुआ है, वो भी सिर्फ 1 साल पहले। वो फिर भी ये डिसाइड करते हैं कि वो उस घर में शिफ्ट हो जाएंगे। उस घर का एड्रेस था 112 ओशन एवेन्यू, एमिटिविले, न्यूयॉर्क। लट्स परिवार वहां पे शिफ्ट हो जाता है। अब जो लट्स परिवार था वो अपने 3 बच्चों के साथ आया था। लट्स परिवार टोटल पांच लोगों का एक परिवार था, जिसे मैं आपको भी बताने वाला था। पहला है जियोर्ज लट्स, जो कि था कैथी लट्स का हस्बैंड, जिनके 3 बच्चे थे। पहला डैनियल, जो कि 9 साल का था। दूसरा क्रिस्टोफर, जो कि 7 साल का था। तीसरी थी उनकी बेटी मिसी, जो कि 5 साल की थी। अब ये लोग यहाँ पे रहने आ गए थे, वो रह रहे थे, लेकिन जब से वो रहने आए थे उसी के साथ ही जो जियोर्ज था, उससे इस घर में कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उसे उस घर में बहुत ठंड लग रही थी, चाहे भले ही बाहर उतनी ठंड ना हो। उसे अजीब अजीब सी स्मेल आ रही थी, और हर रात उसकी 3 बजे उसकी आँख खुल जाती थी, वो नींद में से उठ जाता था। अब जैसे जैसे वो रहते हैं 10-15 दिन, जो जॉर्ज होता है, उसकी एक रात नींद खुलती है 3 बजे, और वो देखता है कि उसकी बीवी हवा में लटकी हुई है। अब उसके बाद वो जैसे तैसे करके उसकी बीवी को संभालता है। फिर अगले दिन उसकी बीवी को कुछ शैडो लाइक फिगर दिखते हैं, कुछ सिविलेट्स दिखते हैं। अब उसके बाद उसको चीजें हिलती डुलती नजर आती हैं। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जो उनके 2 बेटे थे, डैनियल और क्रिस्टोफर, उनको कभी एक बार ऐसा फील होता है कि उन्हें कोई टच कर रहा है, कोई ऐसी फोर्स है जो अनदेखी है, उन्हें टच कर रही है। ये बहुत ही खौफनाक मंजर था उनके लिए। अब जैसे जैसे वो रहते हैं, वो उनको दरवाजा खटखटाने की, दरवाजा जोर से पछड़ने की आवाज़ आती है, कुछ चीज़ें गिरने की, बहुत ही गंदी स्मेल आती है घर में से। तो इन सब से परेशान होकर जियोर्ज जो था, वो प्रॉपर्टी तो नहीं छोड़ना चाहता था, तो फिर वो एक लोकल प्रीस्ट को बुलाते हैं। अब जो ये लोकल प्रीस्ट था, वो उनके घर में आता है प्योरिफिकेशन के लिए। जब वो अपने साथ लाए हुए होली वाटर को पूरे घर में छिड़कते हैं, तो उन्हें कुछ अजीब लगता है, उन्हें दर्द होने लगता है अपने शरीर में। फिर वो इतना डर जाता है कि वो घर छोड़ के भाग जाते हैं, और फिर वो घर पे जाके देखते हैं तो उनके पूरे हाथों पे, पूरे बदन पे ब्रूसेस थे, अननोन ब्रूसेस, और कई जगह पे तो जलने के निशान थे। अब ये सब हुआ था बस 1 महीने के अंदर, 28 डेज के अंदर। अब एक रात जियोर्ज फैमिली की इतनी फट जाती है कि वो अपने सारा सामान छोड़ के
वो वहाँ से भाग जाता है। अब सवाल उठता है ये, क्यों रात को जॉर्ज की 3 बजे एक्जेक्टली आँख खुल जाती थी? क्यों उस प्रिंस को पूरे शरीर पे ब्रूसेस लगे थे? क्यों थी वो जगह हॉन्टेड? अब मैं आपको बताऊंगा। डेफ्यू परिवार की वजह से ये एमिटिविल एक हॉरर हाउस बन चुका है। तो डेफ्यू फैमिली कुछ इस प्रकार की थी। रोनाल्ड डेफ्यू सीनियर और रोनाल्ड डेफ्यू जूनियर, जो कि उसका बेटा था, और उसकी मॉम लॉरेन डेफ्यू, और उसके साथ ही उसके 4-5 भाई बहन थे जिसके नाम कुछ इस तरह से थे। डॉन डेफ्यू जो कि उसकी बहन थी, और फिर एलिसन डेफ्यू वो उसका भाई था जो कि 13 साल का था। फिर आता है मार्क जो कि 12 साल का था। फिर आता है जॉन मैथ्यू जो कि 9 साल का था। अब जो रोनाल्ड डेफ्यू और उसके जो फादर थे वो एक कार डीलरशिप में काम करते थे। हालांकि जो कार डीलरशिप में काम करते थे लेकिन वो लोग साथ में नहीं जाते थे। दरअसल रोनाल्ड के जाने के बाद 1 घंटे के बाद उसके जो पिता थे वो आते थे। अब 13 नवंबर के सुबह रोनाल्ड अपना चाय वाय पी के निकलता है अपनी जॉब के लिए। फिर वो अपनी कार डीलरशिप में पहुंचता है और फिर वो सोचता है कि अब तक तो उसके फादर को आ जाना चाहिए था, लेकिन वो अब तक नहीं आए, क्योंकि रोनाल्ड को आए हुए 2.5 घंटे से भी ज़्यादा हो गया था। रोनाल्ड सोचता है कि उसे घर पे फ़ोन कर लेना चाहिए, तो वो घर पे फ़ोन करता है लेकिन फ़ोन कोई पिकअप नहीं करता। फिर वो बिजी हो जाता है, उसके कस्टमर आ रहे होते हैं तो। और फिर वो शाम को जॉब के बाद एक बार में जाता है, वही अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी काट रहा होता है अपने दोस्तों के साथ। अब जैसे वो नॉर्मली पीता है, मस्ती करता है, फिर वो अपने घर पे कॉल करता है लेकिन कोई पिकअप नहीं करता। अब वो अपने घर पे जाता है और वो बाहर से देखता है कि उसकी फैमिली कार भी वहीं पे थी। अगर कोई बाहर जाता या पूरी फैमिली कहीं पे भी जाती तो रोनाल्ड को बता के जाती, मगर दरवाजा अंदर से भी लॉक था। अब रोनाल्ड जैसे तैसे करके खिड़की में से अंदर जाता है और फिर उसे पता चलता है कि उसकी पूरी फैमिली का कत्ल हो चुका है। अब रोनाल्ड पुलिस को फोन करता है और उसे अपने घर पे बुलाता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। अब हालांकि रोनाल्ड को तो पुलिस अपनी कस्टडी में ले लेती है और फिर जांच करती है। अब जो उसके रोनाल्ड के जो पिता थे, उसकी जो मदर थी, उस पे 35 कैलिबर की गन से गोलियां लगी थी, जो कि उसके पिता पे 2 थी, उसकी मॉम में 2 थी, और उसके जो बाकी 4 भाई बहन थे उनमें एक थी। इस तरह से कुल 8 गोलियां उसने यूज की थी मर्डरर ने। अब पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करते करते वो रोनाल्ड के रूम में जाते हैं और उसे वहीं पे वो गन मिलती है। और फिर फॉरेंसिक लैब में रिपोर्ट आती है कि जो मर्डर्स हुए थे वो रात को 2 या 4 बजे के बीच में हुए थे। अब सारा जो डॉट्स कनेक्ट हो रहे थे, रोनाल्ड के रूम में से गन मिलना, मर्डर्स का 2 या 4 बजे के बीच होना, और उस वक्त रोनाल्ड घर पे ही हो सकता है क्योंकि उसकी जॉब तो सुबह 8 बजे की थी। अब पुलिस लेता है रोनाल्ड को कस्टडी में और उसे बहुत उगलवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसका एक बाल बाका नहीं होता। लेकिन जब एक बार पुलिस उसे इंक्वायरी कर रही थी तो मानो अचानक अपरिचित की तरह उसमें दूसरी पर्सनैलिटी आ गई हो और उसने सब कुछ कन्फेस कर दिया। रोनाल्ड कहता है कि मुझे आवाज़ें आ रही थी, मुझे बहुत लोग कह रहे थे इनको मारने को, मेरे हेड में इतनी सारी वॉइसेस थी, वो मुझे कह रही थी कि मुझे इन लोगों को मार देना चाहिए। फिर मैंने गन उठाई
और फिर मैंने सबसे पहले अपने पिता को मारा, फिर अपनी मॉम को, और फिर मैंने जब पहला कत्ल किया मैं तो ऐसा हो गया कि बस अब रुकना नहीं, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। ये स्टेटमेंट दिया था रोनाल्डो ने। अब उससे भी ज़्यादा हॉरिफिक चीज़ ये है कि रात को 2 या 4 बजे के बीच में अगर कोई गोली चला था भाई, तो उससे आजू बाजू जो लोग रहते थे उनकी नींद क्यों नहीं उड़ी, या फिर रोनाल्ड के ही घर में दूसरे लोगों की नींद क्यों नहीं खुली, जो कि स्वाभाविक था कि गोली चलने की आवाज़ से कोई भी उठ जाता है। ये चीज़ आज भी मिस्ट्री है। दैट्स फॉर द टुडे। हाँ, मानता हूँ कि वीडियो बहुत दिन बाद आई थी, पर आई एम वेरी बिजी।